तो 28 फरवरी से 3 अगस्त के बीच के 5 महीनों के जो डेटा हैं, उनमें पता चलता है कि जो आम जन कंज्यूम करता है 16 मुख्य खाद्य वस्तुएं, उनमें से 15 के दामों में वृद्धि हो गई है। चना दाल लगभग ₹4.5 किलो, अरहर दाल लगभग ₹6 किलो, उड़द दाल लगभग ₹6.25 किलो, चीनी लगभग ₹2.25 किलो, जबकि देश में प्रोड्यूस हो रही है। मूंग दाल ₹4.5 किलो, दूध ₹3 लीटर, सरसों के तेल में ₹7.5। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें वो हैं जो भारत में ही उत्पादित होती हैं। दालें हालांकि हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेवल कॉस्ट बढ़ जाने से, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा और तेल की कीमतों का जो लैंडिंग हुआ, वो इस तरह से आपके सामने हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस तरह से खरीफ की बुवाई अभी हुई है, वो खरीफ की बुवाई 7% कम है, और 7% कम है तो आने वाले त्योहारी सीजन में जब मांग और बढ़ेगी, तो उससे महंगाई और बढ़ती हुई अनुमानित है। ये पूरा डेटा शीट है जिसमें औसतन 5% तक के ब्याज, मतलब जो प्राइजेस हैं, उनमें 5 महीने के अंदर इजाफा ऑब्जर्व हुआ है। तो अब विचार करिए कि 7% अगर बुवाई कम है और मांग आने वाले समय में त्योहारी सीजन में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दीपावली, इन समय पर बढ़ेगी, तो ऐसे में महंगाई को और ज्यादा बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये सब कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो असल में फिर क्या है ये? महंगाई कैसे नाप रहे हैं, क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो एक व्यक्ति अगर एक लीटर दूध ₹60 में खरीदता था, 1 किलो चावल 50 में खरीदता था, लेकिन अब दूध 66 का हो गया और चावल जो है 55 का हो गया है। तो ये जो कीमतों में वृद्धि हो रही है ना, ₹60 के अंदर ₹6 की वृद्धि, 10% का इजाफा, ₹50 के अंदर 5% की वृद्धि, 10% का इजाफा। तो ये 10% का इजाफा जो है, ये होना, इसी प्रकार से अगर 5% का इजाफा है, तो ये चिंता का विषय क्यों रहता है? वस्तुओं का महंगा होना चिंता का विषय क्यों रहता है? क्योंकि जब तक आपके आय के स्रोत में उसी अनुमान में वृद्धि नहीं हुई, अगर आपकी आय के साधन उसी आधार पर नहीं बढ़े, तो ये अल्टीमेटली आपके खरीदने की क्षमताओं को सीमित करता चलता है। मतलब आपने ₹100 था, ₹100 में अब तक मान लीजिए कि आप 1 लीटर, 2 डेढ़ लीटर दूध खरीद रहे थे। अब ₹100 में आप हो सकता है सवा लीटर खरीदने लगे। अगर आपके पास 100 ही रुपए आते रहे और महँगाई बढ़ती रही, हो सकता है आप 1 ही लीटर खरीदें। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इतनी वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और जब वस्तुएँ मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसका लॉन्ग रन में असर क्या पड़ रहा है? लॉन्ग रन में असर ये पड़ रहा है, गरीबी, आर्थिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ना जाने कितने तरह की चीज़ों पर दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था, मानसिक व्यवस्था, दिमाग, सब पर असर पड़ेगा। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, बहुत से कारण हैं महँगाई बढ़ने के। डिमांड बढ़ जाती है तो महँगाई बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की लागत बढ़ गई है तो महँगाई बढ़ सकती है। अब सप्लाई बाधित हो गई है तो महँगाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में अभी हाल ही के अंदर गल्फ के चलते सप्लाई बाधित हुई है। कई बार इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया तो भी महँगाई बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, वेज प्राइस साइकिल चल रही होती है, जब महँगाई बढ़ती है तो कर्मचारी अधिक वेतन की माँग करने लगते हैं। तो ये एक प्रकार की तमाम फैक्टर्स, मतलब कोई एक कारण को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भविष्य में महँगाई की उम्मीद भी हो सकती है, तमाम चीज़ें, सरकार की पॉलिसीज़ भी होती हैं कई बार। सरकार खुद ब्याज दरों को बढ़ा कर के महँगाई को बढ़ाने का प्रयास करती है, घटा करके लोगों के पास पैसा पहुँचाने का प्रयास करती है। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं। अब सवाल बनता है, तब महँगाई को नापते कैसे हैं? मतलब ये कौन है जो इस तरह की सब चीज़ें नाप रहा है? तो नापने के लिए देश के अंदर विभाग हैं। जैसे मूल्य सूचकांक जो हमारे देश के अंदर नापा जाता है, पहले तो ये तय किया जाता है कि किस साल के रेफरेंस में इसे नापा जाएगा। फिर ये तय किया जाता है कि होलसेल में नापा जाएगा या फिर खुदरा में नापा जाएगा। होलसेल और खुदरा क्या है? होलसेल मतलब कि आपने देख लिया कि यार 50 या 100 किलो गेहूँ एक बार में खरीदना हो, तो मंडी से 100 किलो गेहूँ पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है। वहीं वाइस वर्स, वहीं थोड़ा-सा अगर डिफरेंट देखें, तो पहले 100 किलो की जगह अगर 1 किलो गेहूँ खरीदना हो, क्योंकि 1 किलो गेहूँ खरीदना मंडी में नहीं जाएँगे। तो इस तरह से 2 तरह से असर देखी जाती है कि होलसेल खरीदारों के लिए महँगाई कितनी बढ़ी और उपभोक्ता के लिए महँगाई कितनी बढ़ी। इसलिए सामान्यतः 2 मापक होते हैं। एक होता है थोक सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता के लिए महँगाई। इन चीज़ों को नापते हुए ही प्राइस इंडेक्स नापे जाते हैं। ठीक है साहब? जहाँ तक बात है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, इसमें लगभग 900 के आसपास वस्तुएँ हैं जिनकी कीमतों को मेज़र किया जाता है। एक आधार वर्ष लेकर के मेज़र किया जाता है, जैसे 2022-23 में वो वस्तुएँ कितने की थी और अब कितने की आ रही हैं, उस आधार पर। ठीक इसी प्रकार से कंज़्यूमर के केस में भी वस्तु और सर्विसेज़ दोनों की कीमत में हुआ मूल्य इज़ाफ़ा देखा जाता है, और इनको देख कर के फिर नापा जाता है कि भई किस प्रकार से ये लैंड हो रही हैं। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में बस खास अंतर जो सबसे बड़ा है, एक तो जब सीपीआई की आप बात कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल को लेकर बात कर रहे होते हो। होलसेल में आप माल एक साथ इकट्ठा जाता है उसकी बात कर रहे होते हो।
दूसरी बड़ी बात, सीपीआई के अंदर आप सर्विसेज की कीमत भी नापते हैं। होलसेल में सर्विसेज की कीमत नहीं उनके अंदर वृद्धि नहीं नापी जाती है। ठीक है साहब। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से ये तय करती है कि जो रिटेल प्राइसेस है, रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस है, वो ज्यादा ना बढ़े। उसको रोकने के लिए 4 से लेकर 6% तक का एक रेंज बनाया हुआ है कि इतनी ही महंगाई बढ़नी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है कि 4 ± 2, यानी कि देश की महंगाई बढ़े तो 2 से लेकर 6% ही बढ़े। तो क्या अभी उसी रेंज में है? लेकिन बीते 5 महीने में ही 4.5% बढ़ गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 6% का जो हमने सोचा हुआ मतलब एरिया है, उसको क्रॉस कर जाए। इसलिए ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। ठीक है साहब। अच्छा, फिर सवाल बनता है कि साहब एक और महंगाई नापने का तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बोले तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी है क्या? एक देश की सीमा के भीतर पैदा की गई गुड्स और वस्तुएं हैं जो हैं, यानी सामान और सेवाएं जो हैं, उन सामान और सेवाओं के मूल्य में हुआ परिवर्तन, कीमतों में हुआ बदलाव। वो सॉरी, जीडीपी क्या है? सीमा रेखा के अंदर पैदा हुई जो वस्तु और सेवा है, उनकी कीमत। अब उनकी कीमतों में कितना अंतर आ रहा है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब अगर आपने ये देखा कि साहब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा में आपने वस्तुएं और सर्विसेज उत्पादित की, मान लीजिए वो 1,000 करोड़ की थी। अब 1,000 करोड़ की एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल है, यानी कि आधार वर्ष के साथ है और एक आज के आधार पर है। तो इन दोनों के अंदर किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि होती है? तो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल माइनस रियल, यानी कि वो जिसको आप आज कह रहे हैं, मान लीजिए आज की कीमत के आधार पर 100 रुपए किलो दूध मान रखा है, 100 किलो दूध की कीमत आपने एक्स वाई जेड कुछ भी मान ली, और एक आधार वर्ष के आधार पर, यानी कि मान लीजिए आधार वर्ष 2020 ही चल रहा है, तो 2020 के ऊपर आपने देखा कि 100 रुपए लीटर दूध था नहीं साहब, उस समय 60 रुपए लीटर था। तो ये 40 रुपए का जो अंतर हुआ, ये जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वैल्यू रखने के काम आ जाएगा। तो आधार वर्ष के आधार पर रियल निकालते हुए चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। लेकिन फिर भी इन सब में से सबसे ज्यादा जो चर्चा आपके और मेरे लिए रहती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। इसीलिए भारत सरकार आरबीआई के दम से इसी को कंट्रोल करने का या इसी को रेगुलेट करने का प्रयास करती रहती है। अब सवाल ये बनता है सर, अगर 4.5% 5 महीने के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसको रोकने का, महंगाई तो नहीं रोकने का मतलब सरकार प्रयास करेगी रोकने के, तो आप और हम इससे कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो देखिए क्या होता है ना, समटाइम्स जो वस्तुएं आप परचेज करने में पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो एक पार्ट है। एक और पार्ट भी है जिसका डिस्कशन होना जरूरी है, और वो ये है कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं, उस निवेश के साथ साथ अगर कुछ सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को आप अपने अकाउंट में रखा मत छोड़ दीजिए। क्यों मत रखा छोड़िए? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर सॉइलिंग इफेक्ट आ रहा है। सॉइलिंग इफेक्ट का मतलब रखे रखे मिट्टी हो रही है वो। क्यों? क्योंकि आपकी महंगाई से आपने 100 रुपए रखे थे पिछले साल, अगर वो 105 के, आज 105 रुपए पिछले साल के 100 रुपए के बराबर हैं, तो इसका मतलब रखे रखे आपने 5 रुपए का नुकसान उठा लिया है। आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपने अकाउंट में उठा करके पैसे को बिना किसी भी काम पर चलाए, मतलब ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के सबसे प्राथमिक नियमों में है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है ना, वो भी काम करे जब आप काम पर ना हो। वो काम कैसे करे? या तो आप उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें, या उसको बाजार में निवेश करें, एसेट्स में डालें, जहां भी निवेश करना है। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट ही है जो उसको काउंटर दे पाता है।